हेलो बच्चों, दिस इज़ एमबीबीएस गर्ल और आज हम लोग कक्षा 8 के अध्याय 10 ध्वनि को पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे वीडियो को कंप्लीट होने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैंने कहाँ अच्छा किया, मैंने कहाँ बुरा किया, और कहीं भी आपको कुछ नहीं समझ आए, वापस से पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमारा विषय प्रवेश क्या है इसमें? तो मतलब विषय प्रवेश का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। मतलब इसमें इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि अगर कोई दरवाजे पे आता है तो हमें कैसे पता चलता है, जब वो मतलब घंटी बजाता है या फिर दरवाज़ा खटखटाता है तो हमें पता कैसे चलता है, या फिर जैसे कि कोई आ रहा है तो हमें पता कैसे चलता है, या फिर अगर हमारे क्लास का पीरियड ख़त्म हो गया तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा पीरियड कैसे ख़त्म हो गया। तो वो घंटी बजने की वजह से वो हमें सुनाई देता है, ध्वनि की वजह से हमें पता चलता है कि कोई आ रहा है या फिर पीरियड्स ख़त्म हो गए, घंटी बजने की वजह से पता चलता है। और जैसे कि और इस चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे तो वीडियो के एंड में आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे जो कि इसमें इंट्रोडक्शन में विषय प्रवेश में पूछा गया है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, लुका छुपी में खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है? तो ये भी हमें पता चलता है ऑब्वियसली ध्वनि की वजह से। मतलब अगर हमारा आँख भी बंद हो फिर भी हमें पता चल जाता है कि कोई हमारे आसपास है, उसे हम पकड़ लेते हैं ध्वनि की वजह से, क्योंकि हमें सुनाई देता है उसके पैर की आहट। और प्रश्न नंबर 2, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? मतलब अगर हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आपसे कोई अगर ये पूछे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है तो आप ये भी बता सकेंगे, अच्छा ध्वनि की वजह से हम सुन पाते हैं, लेकिन ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ठीक है, ये भी आप बता सकेंगे। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ध्वनि पहुंचती कैसे है? मतलब ठीक है, ध्वनि आप ये भी पढ़ोगे कि ध्वनि बनती कैसे, उत्पन्न कैसे होती है, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। मान लीजिए वो दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है तो फिर हमें हमारे पास उस वो जो ध्वनि होती है वहाँ पे उत्पन्न होती है, उस दरवाजे पे वो आदमी वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करता है, वो ध्वनि हमारे पास आती है। तो वो हमारे पास कैसे चल के आती है? ठीक है, पैर से तो आ नहीं रही है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है कि ध्वनि पैर से चल के आ रही है, तो वो कैसे आती है एक जगह से दूसरी जगह। फिर प्रश्न नंबर 4, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? मतलब हमारे पास आ गई, ठीक है, लेकिन हम उसे सुने कैसे? मतलब कैसे हमें सुनाई देता है वो, ठीक है। कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? कुछ ध्वनियाँ मतलब ऐसा क्यों होता है कि प्रबल प्रबल मतलब लाउड, मतलब कुछ ध्वनियाँ ज़्यादा लाउड क्यों होती है, कुछ कम लाउड क्यों होती है? मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, लाउडनेस थोड़ा कम करो, अरे ये बहुत लाउड म्यूज़िक है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, लाउडनेस, वो जो प्रबलता होता है लाउडनेस, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा प्रबल क्यों होती है, कुछ कम प्रबल क्यों होती है, ये भी आप बता सकेंगे, है ना, अमेजिंग सा। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सोच सकते हो आपसे आपसे कोई अभी पूछेगा कि ध्वनि कैसे बनती है तो आप नहीं बता सकेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको पता होगा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा उत्पन्न तो हो गई, हम समझ गए गेट पे वो उस आदमी ने ध्वनि उत्पन्न किया, लेकिन वो हमारे पास कैसे आई, चल के आई, दौड़ के आई, कैसे आई? तो भाई हम वो भी बता सकेंगे कि वो आई कैसे। फिर वो हमें सुनाई कैसे दी, हमारे कान में कैसे गई, कान के अंदर कैसे गई, फिर दिमाग उसको कैसे रीड किया, क्यों कोई आदमी सुन पाता है, क्यों कोई आदमी नहीं सुन पाता है। तो मतलब आदमी देखो, जो नहीं सुन पा रहा उसके पास भी ध्वनि जा रही है पर लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है, तो वो हम कैसे सुनते हैं, इस चीज़ को पढ़ेंगे कि हम सुनते कैसे हैं। फिर उसके बाद कुछ लाउड क्यों होती है, कुछ धीमी आवाज़ वाली ध्वनि क्यों होती है, फिर कुछ बच्चों की आवाज़ अलग क्यों होते हैं बड़ों से, औरत का आवाज़ मर्द की अपेक्षा अलग क्यों होता है। मतलब ये सब अलग अलग क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाएंगे कि अलग अलग चीज़ों की आवाज़ अलग अलग क्यों निकलती है। फिर इतने सारे सवालों के जवाब आप दे पाएंगे, और हम श्योर करते हैं कि आपको जब वीडियो सारे पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको याद भी हो जाएगा यहीं साथ साथ। बस आप कंसंट्रेटेड होकर ध्यान से सुनते रहिए हमारे वीडियो को। ध्वनि की अब हमारा पहला टॉपिक है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? तो लिखा है वस्तुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, ब्लैक वाला ले लिए। तो किस चीज़ से ध्वनि उत्पन्न होगी? कंपन से। तो भाई कंपन क्या होता है? ठीक है, हम समझ गए कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन ये कंपन होता क्या है?
तो अगर कोई, तो कंपन, यहाँ देखिए, कंपन वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी सामान है, यहाँ पे इसका जो माध्य स्थिति है, मतलब ये जो बीच वाला है, यहाँ पे ये पोजीशन, इसका जो बीच वाला पोजीशन है, इसके इधर उधर या आगे पीछे, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, आगे गया पीछे आया, आगे गया फिर वापस यहाँ आया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया फिर वापस आया, फिर ये पीछे गया, आगे गया वापस आया पीछे गया, फिर यहाँ आया वापस से, फिर यहाँ वापस से आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया और फिर पीछे, ऐसे करके, मतलब आगे पीछे ऐसे 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 ऐसे, ये जो अपने माध्य स्थिति, इसी के आगे गया, फिर इसी के पीछे, फिर इसी के आगे, इसी के पीछे, तो ये जो ऐसे 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 कर रहा है ना, इसे ही हम वाइब्रेशन कहते हैं, इसे ही हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे फ़ोन रखा होता है ना, कॉल आता है तो वाइब्रेशन मोड पे वाइब्रेट करता है एक ही जगह पे, उसे ही हम कंपन कहते हैं, ठीक है। तो उस कंपन, उस वाइब्रेशन की वजह से ही आवाज़, ध्वनि प्रोड्यूस होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब ये जो वाइब्रेशन हुआ ना, आगे पीछे, इसकी वजह से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हम समझ गए ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपन से उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। अधिकांश स्थितियों में कंपन का आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, फिर भी हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर स्थितियों में क्या होता है ना, कि ये जो कंपन होता है बहुत छोटा होता है। मतलब मान लो कोई बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा आगे गया थोड़ा सा पीछे, तो एकदम थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। पर हम उसे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे करेंगे, सुन के कर सकते हैं या फिर टच करके कर सकते हैं कि हाँ ये वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसी चीज़ को समझाने के लिए 2-4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं कि कंपन से कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पहला एक्सपेरिमेंट है, ये इस लड़के ने इस कढ़ाई या फिर किसी भी बर्तन को ऐसे लटकाकर धागे से उस पे ये डंडे से मारा, ठीक है, डंडे से मार रहा है वो। तो उसके बाद कह रहे हैं कि डंडे से मारने के बाद उसे ध्वनि सुनाई देती है कि नहीं। तो हाँ, डंडे से जब ये मारता है तो उसे ध्वनि सुनाई देती है। फिर कहता है कि उंगली से टच करके देखिए आप, बुक कहता है हमें कि उंगली से टच करके देखिए। तो जब हम उंगली से टच करते हैं तो हमें कंपन भी महसूस होती है ना, वाइब्रेशन महसूस होगी। जब इस पर आप मारने के बाद इसे आवाज़ सुनाई देगी, फिर उसे टच करेंगे एक उंगली से तो हमें कंपन महसूस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है ना। फिर कहा कि फिर एक बार और मारिए और इसे कसकर पकड़ लीजिए अपने हाथ से, तो क्या होगा ना, फिर एक बार और हम इसे मारेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए कसकर पकड़ेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा। कसकर पकड़ने से थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा। तो क्या वो थोड़ी देर बाद ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर देगा, तो हाँ, ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर देगा। फिर बोलता है कि जब ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर देता है तो फिर से छू कर देखिए कि क्या वो अभी भी कंपन कर रहा है। तो जब ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर देगा तो हम छू कर देखेंगे तो वो कंपन नहीं करेगा, ठीक है। फिर यहाँ इस वाले में क्या करता है ना, कि एक ऐसा कोई भी टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन या फिर कुछ भी ऐसा लिया, इसके चारों ओर ऐसे करके एक रबर का छल्ला लगा दिया। ऐसे देखो, एक रबर का छल्ला ऐसे लेकर के, यहाँ से लेकर के नीचे से ऐसे कर दिया गया, उसमें 2 पेंसिल घुसा दिया गया। फिर बीच से इस रबर के छल्ले को ये आदमी खींच के छोड़ देगा, ठीक है, प्लग करके छोड़ देगा, कर्षित करके छोड़ देगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, रबर का छल्ला कंपन करेगा और हमें आवाज़ भी कुछ सुनाई देगी। इसका मतलब फिर इससे पता चला कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था कि कंपित थाली, इसमें क्या किया ना, थाली में एक थाली लिया, उसमें पानी रखा और चम्मच से मारने को कहा, ठीक है। तो कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती है। तो क्या होगा ना कि जब इससे जब चम्मच से इस पर मारेंगे तो ये जो थाली है वो कंपन करने लगेगा, ठीक है, कांपने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और जो इसके अंदर जो पानी है वो भी, तो फिर उसके बाद जब हम पानी पे गौर करेंगे वापस से मार के, तो देखेंगे कि पानी में भी कुछ तरंगे दिखाई दे रही हैं। मतलब पानी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, आप मार के देखिएगा, पानी ऊपर नीचे करने लगेगी। मतलब पानी में भी वो जो कंपन है वो चला गया, ठीक है, और हमें कुछ आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब कंपन से आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ऐसे ही आपको कहा है कि कुछ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो गाना बजाने वाले, जो आवाज़ निकालने वाले, मधुर आवाज़ निकालने वाले यंत्र होते हैं,
उसमें वो क्यों आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, अच्छी अच्छी ध्वनियाँ, तो वो कैसे उत्पन्न होती है, तो उसमें भी कंपन होता है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। उसमें जब हम कंपन करवाते हैं, ऐसे अगर वाद्य यंत्र कहीं रखा है तो वो आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन जब उसमें हम मारेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें जब कंपन करवाएंगे तब उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसीलिए कुछ कंपायमान भाग बताने के लिए कहा, कुछ वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग बताने के लिए कहा था। तो एक दो दिया हुआ था, एक दो दो तीन क्वेश्चन में से पीछे जो बैक ऑफ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे वहीं से लेकर के लिखे हैं, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल भी था, जो भी चैप्टर के अंदर था और एक्सरसाइज में था वो सारे यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे एक तारा होता है, एक तारा मतलब एक तारा, एक तारा मतलब एक तारा मतलब एक तार वाला। तो ये एक तार वाला होता है, इसमें इसमें कंपायमान भाग क्या होता है, मतलब किस भाग में कंपन होता है, तो इसका जो तानित तार होता है, ये जो तार तना हुआ है, ये जो तार तना हुआ है ना इसका, ये इसी में कंपन होता है, ठीक है। यही कंपायमान भाग होता है। वीणा में क्या होता है, वीणा में भी तानित तार होता है, आप लोग सब जानते हैं वीणा कैसे दिखता है, उसमें भी तानित तार ही कंपायमान भाग होता है। फिर तबला होता है, तबला में तानित झिल्ली, झिल्ली मतलब होता है मेम्ब्रेन, मतलब कोई भी परत वरत जो होता है, जैसे कि तबला में ये जो है ना मृदंगम, ये जो है ना, ये तानित है ना, तना हुआ है ना, तना हुआ मेम्ब्रेन है, इसे तानित झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ये इस पे ही यही जो है यही कंपायमान भाग होता है तबला का। ढोलक का भी तानित झिल्ली होता है, बांसुरी का होता है वायु स्तंभ, सितार का होता है तानित तार, सितार में भी तानित तार जो होता है, जो तना हुआ तार होता है, उसे वही होता है कंपायमान भाग। बांसुरी में होता है वायु स्तंभ, मतलब बांसुरी मतलब स्तंभ मतलब ये देखिए, ये जो लकड़ी होता है बांसुरी का, ये जो लकड़ी होता है एक तरफ से ऐसे डिजाइन बना होता है, दूसरी तरफ से भी खुला होता है। दो तरह का बांसुरी होता है, जो एक तरफ से बंद और दोनों तरफ से खुला। तो ये जो बांसुरी होता है, ये जो स्तंभ होता है, ये स्तंभ मतलब रॉड या फिर कुछ भी लकड़ी वकड़ी है ना, तो ये जो स्तंभ है वायु स्तंभ, इसमें बीच बीच में ये बांसुरी ऐसा ही होता है ना, बीच बीच में होल बनाया होता है, छेद होता है जिससे कि हवा निकले। तो ये जो वायु स्तंभ है यही होता है बांसुरी में कंपायमान भाग, ठीक है। इसी में कंपन होती है। और कुछ ये सब जो है नाम दिए हुए थे और कुछ पिक्चर्स दिए हुए थे चैप्टर में, वो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। जैसे ये मंजीरा, जिसे हम झांझ भी कहते हैं, ये है, दोनों को आपस में पीट करके आवाज़ बनाया जाता है, आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। घटम होता है जो कि मिट्टी का बना होता है, ये नूट होता है, ये करताल है, ये मृदंगम है, ये सब भी आवाज़ ध्वनि प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वाद्य यंत्र में आते हैं। और ये देखिए मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, तो अभी तक तो हम देखे कि मतलब ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो कंपन से होती है, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, कंपन से होती है। किसी भी वस्तु के कंपन क्या होता है, किसी भी वस्तु की माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाले गति को कंपन कहते हैं, ठीक है। तो अब मनुष्य में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हम ये अब पढ़ेंगे कि ठीक है मनुष्य में कैसे उत्पन्न होती है। तो जैसे हम पीछे पढ़े कि कंपन से ही सारी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मतलब मनुष्य में भी कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो पहले ध्वनि उत्पन्न होती है, फिर उसको हम बोलना सीखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा होता है 6 महीने का, 2 महीने का, तो वो बोल नहीं पाता है, कुछ भी क्लियर नहीं बोलता है ना, बस वो लेकिन ध्वनि तो प्रोड्यूस करता है ना, ध्वनि उत्पन्न करता है वो भी। जैसे कि रोता है, तो रोता है तो ध्वनि तो उत्पन्न होती है ना, लेकिन हाँ बोल नहीं पाता है। बोलना अलग बात होता है, वो स्पीच होता है, वो अलग बात होता है। जैसे माँ मुझे खाना दो, वो सब नहीं बोल पाता ना, लेकिन ध्वनि तो उत्पन्न करता है। तो वो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है उसके लिए हम लोग देखते हैं। वाक् यंत्र या कंठ, वाक् यंत्र या कंठ जो होता है यही ध्वनि उत्पन्न करता है मनुष्यों में, ठीक है। ये ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है वाक् यंत्र या कंठ, ठीक है। अब वाक्य यंत्र या कंठ को हम कैसे जानेंगे कि ये कहाँ होता है, तो यह गले पर एक कठोर उभरे हिस्से की तरह महसूस होता है जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। मतलब कि जब हम लोग निगल रहे होते हैं, जैसे कि गले पे, अगर आपको इसको महसूस करना है तो इस पिक्चर में जैसे दिया हुआ है आपके बुक में, ऐसे गले पे हाथ रखिए और एक उभरा हुआ हिस्सा होगा जो कि निगलते समय चलता हुआ, मतलब ऐसे जब हम लोग निगल रहे होंगे, आप खुद से करके देखिए तो लगेगा कि वो चल रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। वही होता है वाक् यंत्र या कंठ। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, मतलब श्वास नली, जैसे कि ये है ना, जैसे ये मनुष्य है, यहाँ पे आगे में क्या होता है ना, जैसे हम लोग हैं, ये हमारा ये चेहरा है ना, ऐसे ये जो भी चेहरा है,
ठीक है। तो सामने में होता है, इतना भी ऊपर नहीं, पर यहाँ पे ये है श्वास नली, ठीक है। और ये पीछे में खाने की नली होती है, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे मुंह से खाना खाएं, ऐसे खाना लिए, ये ऊपर में नाक होगा, यहाँ पे नाक से हवा लिए, तो यहाँ हवा गया, यहाँ खाना गया, तो ये सब जाएगा ना नीचे, तो हवा यहाँ से जाएगा, इस श्वास नली से जाएगा, खाना ये पीछे से जाएगा, पीछे में एक श्वास नली के पीछे में एक नली होती है, खाने वाली नली, वहाँ से खाना जाता है, ठीक है। तो ये जो श्वास नली है इसके ऊपर होगा, ठीक है। फिर से इसको समझाते हैं। ये जो श्वास नली है इसके ऊपर ही ये वाक यंत्र होगा, ठीक है। ये वाक यंत्र, ये है वाक यंत्र, ये वाक यंत्र या कंठ जो है श्वास नली के ऊपर होगा, मतलब ये श्वास नली है, नीचे यहीं पे कहीं पे फेफड़ा होगा, ठीक है। फेफड़ा यहाँ से हवा भेजेगा इस श्वास नली से, ठीक है, ऊपर। और ये जो होगा इसके ऊपर, सबसे ऊपर श्वास नली के ऊपर में बैठा होगा वाक यंत्र या कंठ, ठीक है। और यस, ठीक है, समझ आ गया, सांस नली के ऊपरी सिरे पर होता है। और फिर यहाँ पे ये पिक्चर जैसे कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपको वाक यंत्र का डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, बहुत अच्छा है डायग्राम। जैसे ये देखिए, इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये है उपास्थि। उपास्थि मतलब होता है अस्थियाँ होती है ना, अस्थियाँ, जैसे हड्डियों को अस्थियाँ कहते हैं, तो उपास्थि होती है कार्टिलेजेस, जो हड्डियाँ होती है बोन, उसे अस्थियाँ कहते हैं। और ये है उपास्थि, ठीक है। और ये क्या है, ये बीच में ये सांस की नली है। फिर ये बीच से ये जो है ना, इतना ये जो दिख रहा है, और ये जो है इस साइड दोनों तरफ से, ये वाक तंतु है। वाक तंतु भी अभी हम पढ़ाएंगे क्या होता है, ठीक है। तब तक इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। अब देखिए, इसको हम समझाएंगे अभी अच्छे से क्या होता है, कैसे होता है। फिर यहाँ पे भी देखिए, ये गूगल से लिया हुआ है समझाने के लिए। तो ये ट्रैकिया है, मतलब विंड पाइप, मतलब ये सांस की नली है, ठीक है। और ये दोनों तरफ से वाक तंतु है, वोकल कॉर्ड्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये इपीग्लॉटिस है, उपकंठ। कार्टिलेज है उपास्थि, वही अस्थियों का। ये उपास्थि जो होती है ना, हड्डियां जैसे होती है ना अस्थियां, वैसे ही होती है, पर ये लचीला होता है, ठीक है। थोड़ा कमजोर होता है, लचीला होता है, जैसे नाक में होता है हमारे ये सब। तो ये नाक के ऊपर में होता है। हड्डी को हम लोग मोड़ नहीं सकते ना, वो लचीला नहीं होता, लेकिन ये कार्टिलेज जो होता है उपास्थि, ये लचीला होता है, ठीक है। अब इसे हम समझाते हैं। देखिए, जैसे आपको याद नहीं होगा वाक्य यंत्र या कंठ के बारे में, तो उसके लिए हम याद करने का तरीका बताते हैं। जैसे वाक्य यंत्र है तो ये बोलने का काम करता है, ठीक है। तो ये बोलने का काम करेगा ना, तो ये बैठा नहीं रहेगा, भाई हम तो बोलते हैं, हम बैठे क्यों रहेंगे, हम घूम घूम के बोलेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो जो चलता हुआ प्रतीत होता है वो क्या होता है, वाक्य यंत्र होता है। क्योंकि क्यों ऐसे बोलेगा कि हम क्यों बैठ के चुपचाप बोले, हम तो चल चल के बोलेंगे। तो इसी तरह ये निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। और ये सांस नली के सबसे ऊपर होता है, मतलब ये बोलता है कि मेरा सबसे बड़ा वाला काम है, मतलब मेरा सबसे महान काम है बोलने का, तो हम सबसे ऊपर रहेंगे, हम सांस नली के ऊपर रहेंगे, सांस नली के नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये कैसे क्या होता है। तो जैसे कि इसको समझाने के लिए हम कहते हैं, जैसे ये सांस नली है, ठीक है, ये नीचे में यहाँ से हवा गया, ठीक है। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये खाना खाने वाली नली होती है ना। अच्छा, इसके लिए एक पेज ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, इस पेज पे हम समझाते हैं। ये देखिए, ये जैसे सांस नली है, ठीक है। तो और इसके पीछे क्या होगा, खाने वाली नली होगी। तो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, वाक यंत्र, आवाज बनाने वाला, वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ से हवा जाएगा, फेफड़ा यहाँ से हवा भेजेगा, ठीक है। और ये हवा ऐसे 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 से यहाँ पे जाएगा। तो मान लो जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हमारे मुंह में खाना होता है, जब हम खाना निगल रहे होते हैं, तो वो खाना को तो इधर आना है ना, तो मतलब इसमें खाना नहीं चला जाए, लेकिन ये भी खुला अगर रहेगा तो खाना तो इसमें भी आ सकता है। तो हमको इसको रोकना है, खाना को हमको इसमें आने से रोकना है, ठीक है। खाना को हमें इसमें आने से रोकना है। तो यहाँ पे ना एक ऐसे ना ढक्कन नुमा बना रहेगा,
मतलब एक ढक्कन रहेगा जो हमेशा उठा हुआ रहेगा। जैसे मान लो अभी आप खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो ये ढक्कन जो है ये ऐसे रहेगा, खुला हुआ रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आप खाना खाने लग गए, मतलब आप खाना आने लग गया, आप खाना निगलने लग गए, तो क्या होगा ना, ये ढक्कन ऐसे हो जाएगा, मतलब आके इस पे ऐसे ठप से ऐसे ढक्कन गिर जाएगा, ताकि जो खाना है वो इसमें ना जाए, ठीक है, खाना सिर्फ इधर ही जाए, ठीक है। वरना अगर खाना इधर से होकर के फेफड़ों में चला गया तो गलत बात है ना, फेफड़ा में खाना चला जाएगा, वहाँ जाके सड़ जाएगा, क्योंकि फेफड़ों में तो खाना का कोई काम ही नहीं है। तो इसी वजह से ये जो ढक्कन है इसे हम बोलते हैं इपीग्लोटिस, ठीक है, इपीग्लोटिस, उपकंठ, उपकंठ बोलेंगे, ठीक है। ये जो लैरिंग्स के ऊपर है इसे जो बंद करने का काम करता है, ढक्कन का काम करता है, उसे इपीग्लोटिस या उपकंठ बोलेंगे। और इस लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, वाक्य यंत्र, ठीक है, वाक्य यंत्र या कंठ, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होगा ना, ये जो नीचे है सांस की नली, इसे क्या कहेंगे, ये जो सांस की नली है, सांस की नली, इसे कहेंगे हम ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया है, सांस की नली। और देखिए और इसमें कुछ कुछ होता है, जैसे हम कलर चेंज करके बताते हैं। जैसे ये जो है ना सांस की नली, यहाँ से सांस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या बोले कि मनुष्यों में ये जो आवाज़ देखो कहीं भी जो आवाज़ प्रोड्यूस होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, वो हमेशा कंपन की वजह से होती है। मतलब मानवों में, हमारे में जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो भी कंपन की वजह से होगी। तो वो किसके कंपन कैसे होगी, तो ये बात तो समझ आ गया कि कोई जो ये जो कंपन है या फिर जो भी कुछ भी है वो इस लैरिंग्स में ही होगा, क्योंकि ये इस लैरिंग्स का ही काम है ना ध्वनि उत्पन्न करना। लैरिंग्स का काम क्या है, ध्वनि उत्पन्न करना। मतलब जो भी ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, मतलब कंपन जो हो रहा है ध्वनि उत्पन्न होने के लिए, वो लैरिंग्स के अंदर ही कैसे भी होगा। वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो पता नहीं। लैरिंग्स को आप समझ लीजिए कि एक घर है, ठीक है, एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारा चीज़ होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, बहुत सारा औजार होगा जो कि ध्वनि प्रोड्यूस करने का काम करेगा, सब मिल के, ठीक है। जैसे इस घर में सारे जो लोग हैं, मतलब मान लीजिए अगर ये घर है, तो इसमें जो घर के जो सारे लोग हैं, वो सारे लोग मिल करके क्या काम करेंगे, ध्वनि उत्पन्न करने का काम करेंगे, है ना, ध्वनि उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो लैरिंग्स के अंदर एक मेंबर जो है, मान लीजिए जो हेड ऑफ द फैमिली है, आपको उतना आगे का नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, मान लीजिए वो, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, वाक तंतु नाम है, ठीक है, वाक तंतु। ये जो दो वाक तंतु है ना, यही हेड ऑफ द फैमिली है, इसी में कंपन होगा, ठीक है। तो ये जो वाक तंतु है, वाक तंतु